जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी के साइंस के 7th मॉक टेस्ट में। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम प्रत्येक मॉक टेस्ट में साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अपने मॉक टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी चालक में विद्युत धारा 3 एम्पीयर बह रही है। यदि चालक में 10 सेकंड तक धारा बहे तो प्रवाहित आवेश कितना होगा? तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्यू बराबर आई टी। क्यू बराबर आई टी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, जिसमें क्यू आवेश होता है, आई एम्पियर की मतलब धारा होती है, टी बराबर होता है समय। तो हमें आवेश पूछा है तो क्यू बराबर हो जाएगा, आई कितनी है मतलब धारा है 3 एम्पियर की, और समय हो जाएगा 10 सेकंड। तो हमारा आंसर आ जाएगा 30 कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। धारा का मात्रक एम्पियर होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्वेश्चन सेकंड है, ध्वनि तरंग निर्वात में क्यों नहीं चल सकती? आप जानते हैं कि ध्वनि तरंगें अनुदैर्ध्य तरंग होती हैं और अनुदैर्ध्य तरंग को चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए माध्यम का अभाव होने के कारण ध्वनि तरंगें निर्वात में नहीं चल सकती। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, माध्यम के अभाव के कारण। और आप जानते हो कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, उन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए प्रकाश की गति या अनुप्रस्थ तरंगों की गति निर्वात में सबसे अधिक होती है। तो उम्मीद आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की वह न्यूनतम ऊर्जा जिसे धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए कहलाती है। किसी धातु सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए वह ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाती है? उसको कहते हैं कार्यफलन। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कार्यफलन का फॉर्मूला होता है, कार्यफलन को सबसे पहले किससे प्रदर्शित करते हैं? तो कार्यफलन को प्रदर्शित करते हैं फाई से। फाई बराबर होता है एच म्यू। एच क्या होता है? इसमें प्लांक स्थिरांक होता है, और म्यू होती है आवृत्ति। आप इस फॉर्मूले को याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 केजी है तो उसे 2 मीटर प्रति सेकंड त्वरण दिया जाए तो बल क्या होगा? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एफ बराबर एम ए। एम क्या होता है? इसमें फोर्स होता है, एम मास होता है, ए त्वरण होता है। तो फोर्स पूछा है हमसे, एम हो जाएगा 10 केजी और ए हो जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 20 न्यूटन। हमारा राइट आंसर आ जाएगा, फोर्स कितना हो जाएगा? 20 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में कभी कभी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, आपको सभी फॉर्मूला को याद रखना है फिजिक्स के को। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? ये होता है 740 वाट के बराबर। एक हॉर्स पावर किसके बराबर होता है? 740 वाट के। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल होता है। अब बात करें हर्ट्ज की। हर्ट्ज क्या होता है? तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। न्यूटन की बात करें तो बल का मात्रक या फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, मैंने अभी आपके लिए बताया था। और जूल की बात करें तो जूल क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। तो मैंने सभी आपके लिए समझा दिए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलु विट्रियोल किस यौगिक का सामान्य नाम है? तो आप जानते होंगे, कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का विलु विट्रियोल कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। CuSO4 5H2O को ब्लू विट्रियोल कहते हैं। अब बात करें CaSO4 1/2H2O, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं POP है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब बात करें MgSO4 7H2O, तो इसको कहते हैं एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट किसको कहते हैं? MgSO4 7H2O, एप्सम सॉल्ट। अब बात करें Na2CO3 10H2O, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं धावन सोडा। इसको क्या कहते हैं? धावन सोडा। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि धावन सोडा में कितने जल के अणु होते हैं? तो इसमें होते हैं 10 जल के अणु। सो ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। टिन का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? यदि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गए हैं तो बहुत से बच्चे इसका आंसर Ti लगा देंगे, लेकिन Ti टिन को नहीं कहते हैं। तो टिन का रासायनिक प्रतीक हो जाएगा SN। SN टिन का प्रतीक होता है, और ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। और टिन का परमाणु क्रमांक की बात करें तो टिन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? टिन का परमाणु क्रमांक होता है 50। इसको आपको याद रखना है। अब बात करें Ti। Ti को क्या कहते हैं? टाइटेनियम। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है?
22। आपको नहीं परमाणु क्रमांक को भी याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में परमाणु क्रमांक भी पूछा जा सकता है कि टीआई टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है। अब बात करें एयू, एयू किसको कहते हैं? एयू कहते हैं सोने को, सोने को एयू कहते हैं। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 79 परमाणु क्रमांक होता है। अब बात करें पीवी की, पीवी, पीवी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लेड, पीवी को लेड कहते हैं। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 82 इसका परमाणु क्रमांक होता है। तो मैं सब ये क्वेश्चन आपके लिए समझा दिए हैं। यदि मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र होता है N2O, ना कि NO2। बहुत से बच्चे इसका आंसर NO2 लगा देते हैं, लेकिन NO2 इसका आंसर नहीं होता है। लाफिंग गैस होती है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल मिश्र धातु है। पीतल किस किस मिश्र धातु से मिलकर बनी होती है? तो पीतल मिलकर बनी होती है कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक से मिलकर पीतल बनी हुई होती है। आपको इसे याद रखना है, क्योंकि मिश्र धातु से भी एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। कॉपर प्लस जिंक से पीतल मिलती है। अब बात करें कॉपर प्लस टिन, एसिन को टिन कहते हैं। मैंने अभी आपके लिए समझाया था। कॉपर प्लस टिन से मिलता है कांसा, कॉपर प्लस टिन से मिलता है कांसा। अब बात करें स्टील की, स्टील किस किस से मिलकर बनी होती है? क्योंकि मैंने आपको स्टील के बारे में क्वेश्चन सेकंड मॉक टेस्ट में कराया था कि स्टील किस किस से मिलकर बनी होती है। तो स्टील मिलकर बनी होती है आयरन प्लस कार्बन, आयरन प्लस कार्बन से मिलकर स्टील बनी होती है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि स्टेनलेस स्टील किस किस से मिलकर बनी होती है। मैंने आपके लिए यह फोर्थ मॉक टेस्ट में शायद कराया था कि स्टेनलेस स्टील किस किस से मिलकर बनी होती है। तो अब आपको उसको कमेंट करके बताना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? आप जानते हो कि इंसुलिन हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है। और ये क्या करता है? इंसुलिन हार्मोन हमारे रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, तो इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। अब बात करें थायरोक्सिन हार्मोन की, थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? हमारे शरीर में आयोडीन के स्तर को नियंत्रित करता है। और थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है घेंगा। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेंगा रोग होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का वाहक कौन है? तो आप जानते होंगे मलेरिया रोग का वाहक कौन होता है? मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। अब बात करें ये किससे जनित रोग है? तो ये प्रोटोजोआ द्वारा जनित रोग है। प्रोटोजोआ द्वारा जनित रोग और भी हैं, जैसे हो जाएंगे पायरिया, मलेरिया, कालाजार। ये सभी रोग प्रोटोजोआ द्वारा जनित रोग हैं। और मलेरिया का कारण क्या है? मादा एनाफिलीज मच्छर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, मैंने आपके लिए करा दी है वैसे तो। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स की फुल फॉर्म होती है। और ये किस वायरस से होती है? तो इसके वायरस का नाम भी पूछा जाता है, वो होता है HIV वायरस। यह किसके द्वारा जनित रोग है? तो ये हो जाएगा वायरस के द्वारा जनित रोग। और वायरस के द्वारा जनित और भी रोग हैं, जैसे कि बात करें हम, जैसे हो जाएगा चेचक, चेचक, डेंगू, एड्स, ये सभी वायरस द्वारा जनित रोग हैं। सो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? जंग लगना किस प्रक्रिया का उदाहरण है? तो ये हो जाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीकरण किसको कहते हैं। तो ऑक्सीकरण कहते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीकरण कहलाता है। या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, या फिर इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये भी ऑक्सीकरण कहलाता है। अब बात करें अपचयन की, अपचयन किसको कहते हैं? तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना, ये भी अपचयन कहलाता है। या इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ये भी अपचयन कहलाता है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आसवन के बारे में अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, परमाणु संख्या भिन्न में किस तत्व की है? तो भिन्न में परमाणु क्रमांक किसका होता है? मैंने ये आपके लिए बताया था। तो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 92 होता है। या 92 किसका परमाणु क्रमांक होता है? वो होता है यूरेनियम का। आपको इसे याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करें थोरियम की, थोरियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 90 होता है। रेडियम की बात करें तो रेडियम का परमाणु क्रमांक 88 होता है। और पोलिनियम की बात करें
तो पोलोनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 84। और ये सभी धातुएं रेडियो एक्टिव धातुएं हैं। आपको इन्हें भी ऐसे भी याद रखना है कि रेडियो एक्टिव धातु कौन कौन सी हैं, यूरेनियम, थोरियम, रेडियम और पोलोनियम। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेके आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम का परिष्करण किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है आसवन विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और आसवन विधि क्या करती है? दो द्रव्यों को अलग करती है। दो द्रव मिले हुए होते हैं, उनमें से एक द्रव को अलग करती है, एक द्रव को अलग करती है। अब बात करें आसवन विधि कैसे कार्य करती है। मान लीजिए ये कोई जल है और इसमें शराब मिली हुई है, तो आप जानते हो कि जिसका क्वथनांक कम होगा वो कम तापमान पर ही उबलने लग जाएगी। तो ये जब इसको गर्म करते हैं तो शराब होगी वो कम तापमान पर ही उबलने लग जाएगी और वाष्प में बदल जाएगी। और फिर हम जल को अलग कर लेंगे और फिर वाष्प में जो वाष्प हो गई उस वाष्प को वापस द्रव में बदल लेंगे और उसमें शराब अलग हो जाएगी। इसी को कहते हैं आसवन विधि। ऐसे ही पेट्रोलियम का परिष्करण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन की बात करें, ऊर्ध्वपातन से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ऊर्ध्वपातन की बात करें तो ऊर्ध्वपातन में क्या होता है, ठोस सीधा गैस में बदल जाती है। ठोस होती है वो बिना द्रव में बदले सीधी गैस में बदल जाती है, उसको कहते हैं आसवन विधि। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। रेडियोधर्मी समस्थानिक का उपयोग किस में होता है? तो वो होता है कैंसर के उपचार में, खाद्य पदार्थों के संरक्षण में और जैविक अनुसंधान में। तो उपरोक्त सभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। डीएनए का पूर्ण नाम क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की गई थी? तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी और यह प्रथम एंटीबायोटिक थी। इसलिए एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है ये क्वेश्चन कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। अब बात करें लुईस पास्चर ने क्या किया था। तो रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की थी, मैंने आपके लिए बताया यार। डार्विन की बात करें तो डार्विन की एक बुक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चार्ल्स डार्विन की एक बुक है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? तो आप जानते होंगे कोशिका शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं और एटीपी के रूप में ऊर्जा देता है। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसका भी आपको पूर्ण नाम याद रखना है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब बात करते हैं राइबोसोम की। राइबोसोम को क्या कहते हैं? तो ये कोशिका का सबसे छोटा अंगक होता है। कोशिका का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? वो होता है राइबोसोम। राइबोसोम को कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री। किसको कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। सो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन में भी। और गोल्जी काय की बात करें, गोल्जी तंत्र ये सिर्फ जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं पाया जाता। आपको इसे भी ऐसे भी याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों से शरीर में कौन सा विटामिन बनता है? तो पराबैंगनी किरणों से शरीर में विटामिन डी बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। विटामिन ए की बात करें, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से वेरी वेरी होता है। सी की कमी से स्कर्वी होता है और डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है एग्जाम में कि कौन सी विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है? तो विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन है। और बात करें के ई डी ए, हमें बाद में ये विटामिन मिल बच जाएंगी के ई डी ए। ये किस में है? ये हो जाएंगी बसा में घुलनशील विटामिन। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि बसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सी हैं? के ई डी ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। ये बसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन बी और विटामिन सी हो जाएंगे जल में घुलनशील विटामिन। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मैंने भी आपके लिए बताया था आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? ये होता है आयरन की कमी से या एफ की कमी से। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। तो मैंने क्वेश्चन सभी आपके लिए समझा दिए हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या जी कहते हैं इसको, का मान किस पर निर्भर करता है? तो आप जानते हो कि F बराबर होता है G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर ये इसका फॉर्मूला होता है। और जी क्या होता है? एक नियतांक होता है। और इसका मान किस पर निर्भर करता है? किसी पर भी नहीं करता है इसका मान।
क्योंकि ये एक नियतांक होता है और इसका मान किसी पर भी निर्भर नहीं करता है। और जी की वैल्यू पूछी जा सकती है आपसे कि जी का मान क्या होता है। तो जी का मान होता है 6.674 इंटू 10⁻11, ये इसका मान होता है। और इसका मात्रा की पूछा जा सकता है, मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ये इसका मात्रक होता है। तो इसका मान किसी पर भी निर्भर नहीं करता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है ये। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से किसी पर निर्भर नहीं करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है तो उसकी संयुक्ता कितनी होगी। अब जानते होंगे संयुक्ता किसको कहते हैं। किसी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयुक्ता कहलाती है। जब उस बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक होती है तो जितने इलेक्ट्रॉन उस अष्टक को पूरा करने के लिए चाहिए वो उसकी संयुक्ता हो जाएगी। या बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम होती है, 4 से कम होती है तो उन वही इलेक्ट्रॉनों की संयुक्ता बन जाती है। मतलब कि किसी कक्षा के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है तो उसकी संयुक्ता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि उसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए उस अष्टक को पूरा करने के लिए। और किसी परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लेते हैं 2 है, तो उसकी संयुक्ता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। मतलब कि भी अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग देगा और अपनी अष्टक को पूरा कर लेगा, क्योंकि वह अपने पास 6 इलेक्ट्रॉनों को तो नहीं ला जा सकता, क्योंकि वह अपने पास 6 इलेक्ट्रॉनों को तो नहीं ला सकता। उसके लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है जितनी उस परमाणु के पास उपस्थित नहीं होती है। तो बात करें परमाणु क्रमांक 19 की, तो संयुक्ता को आप कैसे नापना है, आपको सबसे पहले गिनना है 2 में, पहले होता है 2, फिर होता है 8, फिर 8, ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 18, फिर कितना बचा 1, ये 1 बचा तो इसकी संयुक्ता कितनी हो जाएगी, ये 1 इलेक्ट्रॉन को भी त्याग देगा तो इसकी एक संयुक्ता हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य से आने वाली अधिकतर ऊर्जा किस रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। तो सूर्य से आने वाली अधिकतम ऊर्जा पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचती है, वो पहुंचती है दृश्यमान प्रकाश में, जिसके कारण ही हम देख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 25 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, तो क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक छोटा सब्सक्राइब में बहुत मोटिवेट करता है इसका नेक्स्ट पार्ट बनाने के लिए। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बता देना कि वीडियो आपको कैसी लगी।